Many thanks. Vipul ji. Thank you very much. तालियां बजती रहें। प्रोग्राम शेड्यूल्ड ना होते काश तो ये काश की पूरी श्रृंखला है। मैं पूरे बीकानेर की तरफ से पूरे दिल से पूरे हृदय की गहराइयों से आपका आभार ज्ञापित करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां पंडित दीपक जी, श्री सागर साहब और शारदा दीपक के साथ के लिए। अद्भुत अद्भुत आनंद, एक होता है सुख, एक होता है आनंद। तो ये जो आत्मा उसकी 2-2.5 साल में हमें बहुत ज़रूरत थी। कोरोना के इस काले साए के बीच में ये जो आपकी सुर लहरियाँ हैं, ये एक उम्मीद की किरण की तरह है, बहुत मन को प्रफुल्लित कर रही है। और मुझे आंसू आते हैं जब भी बहुत कुछ अद्भुत और अनोखा देखती हूँ। थैंक यू विपिन।
सबको पुष्पहार भेंट करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा राजकुमार पुरोहित जी से मंच पे पधारें। श्याम जी मारो साहब। बड़े कलाकार भाई जी छोटो राजदीप जी और सम्मान के इस क्रम में आशीष रावल को पुष्पहार भेंट करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा निरंजन कुमार जी से। निरंजन जी मंच पे पधारें जी, और आशीष रावल को पुष्पगुच्छ भेंट करें, उनको माला पहनाएं, उनको आशीर्वाद दें। किसी को मेरी गलती लगी हो सॉरी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक सम्मान बाकी है, किसी नाच के कार्यक्रम का प्रदान कराएंगे। एक मिनट अंकल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही और 5 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस यहीं पे जुड़ेंगे द ट्रेजेडी ऑफ पाल गवर्नमेंट देखने के लिए। 5 मिनट का ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया। सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी ये जो शख्स यहाँ से गुजरा, ये हिंदी कवि पॉल गुमरा है। मगर इसका ऐसा नतीजा कैसे हुआ, इस अपने आज की इस हालत में ये कैसे पहुंचा, मैं ये सब बताने आप लोगों को यहाँ आया हूँ। और उदय प्रकाश ने इसकी कहानी लिखी है, पॉल गुमरा का स्कूटर, जो एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले बदलावों के साथ सामंजस्य ना रख पाने की कोशिश में के नतीजे में एक आदमी के किस तरह से हालात बदल जाते हैं। आज के दौर में हमें ये याद रखने के लिए शायद पॉल गुमरा की कहानी को जानना जरूरी है। तो इसलिए हम पेश करने आए हैं आपके लिए द ट्रेजेडी ऑफ पॉल गुमरा, पॉल गुमरा का स्कूटर पर आधारित। हिंदी कवि पॉल गुमरा ने स्कूटर खरीदने का निर्णय लिया। हिंदी कवि पॉल गुमरा ने स्कूटर खरीदने का निर्णय लिया। वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की कविनगर नामक कॉलोनी में रहते थे और दिल्ली के ITO पुल के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक राष्ट्रीय दैनिक के दफ्तर में नौकरी करते थे। उनकी उम्र 45 पार कर रही थी। वजन पिछले 4-5 सालों में अचानक बढ़ गया था। कमर के इर्द गिर्द गर्दन और कंधों पे चर्बी जमा हो गई थी। पेट निकल आया था, जिसे वो फ्रॉड मानते थे, क्योंकि उनकी खुराक वास्तव में बहुत कम थी। मक्खन, दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट, मांस वगैरह फैट पैदा करने वाली चीजें वे खाते नहीं थे। आलू और रोटी उनका नियमित लंच था। इसके बावजूद वे लगातार मोटे, गोल और गंजे हो रहे थे। पॉल गुमरा कवि थे, हिंदी भाषा के कवि। उनके नाम से जरूर ऐसा लगता कि वे लातिनी अमेरिकी या किसी अफ्रीकी देश के कवि होंगे, या फिर नताशा अल्बुकर्क, अपाची इंडियन, रेमो फर्नांडिस की तरह उनका आनुवांशिक जैविक सूत्र भी सुदूर अतीत में किसी अप्रवासी जाति की नस्ल से जुड़ा होगा। लेकिन तथ्य ये नहीं था। जब वे अपना नाम किसी को बताते तो वो गौर से उनकी तरफ देखता, सोचते हुए जिस प्रकार आलू, मिर्च, तंबाकू और अमरूद ब्राजील और पेरू से पुर्तगालियों की बदौलत यहाँ तक पहुंचे और यहाँ की मिट्टी और जलवायु ने उन्हें अपना बना लिया, उसी तरह हो सकता है पॉल गुमरा के जैविक सूत्र भी दक्षिण अफ्रीका या क्यूबा से उनके अज्ञात पुरखों के साथ चलकर यहाँ तक पहुंचे हो और राजधानी दिल्ली की सरहद पर स्थित गाजियाबाद नामक शहर में स्थायी रूप से आबाद हो गए। या क्या पता वे पश्चिम से नहीं, नारियल की तरह दक्षिण पूर्व से आए हों, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, या फिर कागज की तरह चीन से चलकर तुर्की, ईरान होते हुए भारत पहुंचे। इस बात की संभावना भी थी कि वे कहीं और पैदा होकर कहीं और से होते हुए कविनगर गाजियाबाद तक पहुंचे। आपकी ओरिजिन क्या है, मतलब आपके पुरखों का कहां से यहाँ आना हुआ, उनसे अक्सर पूछा जाता। शक्ल से तो आप विदेशी नहीं लगते। पॉल गुमरा तो नाम विदेशी लगता है, पर शक्ल से आप विदेशी नहीं लगते। मैं हूँ
पॉल गुमरा जवाब देते फिर हंसते। फिर वो सामने वाले से सवाल पूछते, आप बता सकते हैं अंडा किस ईस्वी सन में भारत आया? इसे तुर्क मुगल लेकर आए या डच अंग्रेज पुर्तगाली? वे सामने वाले की परेशानी का जायजा लेते, फिर गंभीरता के साथ खुद ही जवाब देते। मशहूर इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर और आर पामदत्त के अनुसार सन 1498 में दक्षिण के मलाबार समुद्री तट पर वास्को डी गामा के साथ आने वाला पुर्तगाली वनस्पति शास्त्री गार्सिया दा ओर्टा पहली बार अंडा लेकर होंडुरास से भारत आया था। इसके पहले भारतीय चिड़िया अंडे देना नहीं जानती वास्तविकता तो यह थी कि पॉल गुमरा समूचा उत्तर प्रदेश थे। जैसा कि हिंदी के ही एक कवि स्वर्गीय धूमिल ने अपनी एक कविता में लिखा था, मैं भाषा में भदेश हूँ, इतना कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। तो कवि पॉल गुमरा भी खासे भदेश थे। अरहर की दाल, भात, चोखा, आम का अचार, कढ़ी, धनिया की चटनी जैसी चीजों में उनके प्राण बसते थे। वे कायर भी थे क्योंकि तमाम जलालत के बावजूद वे पिछले सालों से उसी दफ्तर में नौकरी करते आ रहे थे जहां उन्हें ना कभी कोई प्रमोशन मिला था ना कोई सम्मान। अपने विचारों और सिद्धांतों में वे क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के प्रबल समर्थक थे, लेकिन नौकरी के मामले में स्टेटस को यथास्थिति वाली। कई बार तो जब उन्हें लगता अब उनकी नौकरी पर कोई आँच आने वाली है, वे थर थर कांपते, अन्य जन का परित्याग कर देते, मौन व्रत धारण कर लेते। एक बार तो ऐसी ही परिस्थिति में उन्हें दिल का पहला हल्का हमला, माइल्ड हार्ट अटैक हो चुका। एक बार तो नौकरी छूट जाने के पहले वे गाजियाबाद से मेरठ जाने वाली सड़क के करीब 12 फुट गहरे गड्ढे में अपने आप से बातें करते हुए और गड्ढे के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाए गए थे। आधी रात। ऐसा नहीं कि वे नाकारा या अयोग्य थे, वे घनघोर परिश्रमी थे। प्रूफ रीडिंग, सब बिल्डिंग लेआउट का काम वे भूत की तरह करते थे। इतिहास का उन्हें अपार ज्ञान था, लेकिन वर्तमान उनकी समझ में नहीं आता था। कई बार वे एकाग्रचित्त होकर प्रयत्न पूर्वक इस वर्तमान को समझने का प्रयत्न करते, तब तक वो बदल जाता था। खास तौर पर पिछले 10 सालों में तो पूरी दुनिया ही बदल गई थी। उनका अखबार मोनो प्रिंटिंग के इतिहास से निकलकर फोटो कंपोजिंग से होता हुआ पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड हो चुका था। सैटेलाइट प्रक्षेपण से पृष्ठ पृष्ठ पलक झपकते दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई, जाने कहां पहुंच जाते। मोटी लेंस का चश्मा आंखों पर चढ़ाए, चिमटी से टाइप बीन कर एक अक्षर, मात्रा और शब्द जोड़ते, खैनी मलते, बीड़ी फूटते बूढ़े कंपोजिटर सब नहीं रह गए थे। उनके साथ ही लाल किले से लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जैसे नारे तालुकोरी ठहाके और साथ मस्ती गायब हो गए। जवाब लेदर प्रिंटर पर बैठने वाले, 4 फिगर सैलरी वाले, जीन्स वियर वाले उत्तर आधुनिक कंपोजिटर्स आ चुके थे। युगांतर के सीमांत पर खड़े पॉल गुमरा वाचक थे। यूगोस्लाविया, जर्मन जनवादी गणराज्य, सोवियत संघ जैसे विशाल राष्ट्र और सुपर पावर्स पृथ्वी के राजनीतिक नक्शे से विलुप्त हो चुके थे। समाजवाद का यूरोप से सफाया हो चुका था और लोग बड़ी बेसब्री से उसकी एशिया और तीसरी दुनिया से साफ हो जाने का इंतजार कर रहे थे। बात नहीं होती तो पॉल गुमरा को इतनी चिंता न होती। वे देख ही रहे थे कि जितनी तेजी से पूर्वी यूरोप से समाजवाद साफ हुआ था, उतनी ही तेजी से दिल्ली से निकलने वाली हिंदी की पत्रिकाएं और अखबार भी साफ हो रहे। इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। बाजार अब सभी चीजों का विकल्प बन चुका था। हर घर, गांव, कस्बा बड़ी तेजी से बाजार में बदल रहा था। अभी 8 महीने पहले दिल्ली के किशनगंज के जनता फ्लैट में रहने वाली सर गंगाराम हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी रामावतार आर्य की 17 वर्षीय बेटी सुनीला रातों रात मालामाल हो गई थी। एक टेलीविजन के विज्ञापन में वो 8 फुट बाय 4 फुट के विशाल ब्लेड के मॉडल पर नंगी लेट गई थी। देश के एक सबसे बड़े चित्रकार ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए एक वक्तव्य में बताया था कि उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में उस विज्ञापन को 150 बार देखा था और आने वाले 2 वर्षों तक वे सुनीला के न्यूड ही बनाएंगे। इसी तरह
बिहार के छपरा जिले में प्राइमरी स्कूल टीचिंग का काम छोड़कर अपने उचक्के प्रेमी के साथ दिल्ली भाग आने वाली आशा मिश्रा नाम की लड़की कंटेसा क्लासिक में चल रही थी। एक विज्ञापन में उसने काले अरबी नस्ल के बलिष्ठ घोड़े की खुरदुरी पीठ पर बैठकर अपने पार भाषा का झांकिए के भीतर से द ब्लैक हॉर्स नामक बियर की विशाल बोतल निकालकर अपनी छातियों पर उड़ेली थी और घोड़े की पीठ पर बैठी बैठी वो खुद बियर की छाप में बदल गई थी। काले घोड़े की खुरदुरी पीठ पर अब सिर्फ आशा मिश्रा का फ्रेम बचा था जो धीरे धीरे उस बियर की ब्रांड में बदल रहा था। ये सब कुछ पॉल बुमरा की आंखों के सामने उनके देखते देखते हो रहा था। यथार्थ मशीनी युग से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक और उसके आगे के युग में जा रहा था। बच्चे जादुओं, परिकथाओं और डायनासोर जैसे विशाल और प्रागैतिहासिक जंतुओं के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे, बेसबॉल खेल रहे थे। वो भीष्म पितामह, हनुमान जी, कृष्ण जी को कैडबरीज के चॉकलेट खिला रहे थे, मैकडॉनल्ड का सोडा पिला रहे थे। सड़क छाप गुंडों के पास ऐसे उपकरण आ चुके थे कि देश के सभी शहरों को, असंख्य इमारतों को धमाकों के साथ मलबों में तब्दील कर सकते थे। भीड़ को मारना, यात्री गाड़ियों को उड़ाना, हवाई जहाजों का अपहरण मामूली लफंगों का खेल हो गया था। पॉल बुमरा की आंख जो देख रही थी और दिमाग जो सोच रहा था, उसके बीच के तर्क और संगति गड़बड़ा गए थे। वे देख ये रहे थे सन्यासी वातानुकूलित गाड़ियों में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। 25 साल से गले तक गड्ढे में दसे एक योगी ने कई देशों के कई शहरों में 5 तारा होटल खोल रखे थे और 50 साल से एक पेड़ की मचान पर टंगे एक बाबा के पैर के अंगूठे की छाप अपने माथे पे लगाने के लिए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का समूचा कैबिनेट कतार बनाकर कीचड़ में खड़ा। महात्मा गांधी को अश्लील गालियां देना आम बात हो गई थी। उनकी हत्या हर चौराहे पर हो रही थी। उस रोज रात जब 8:40 पर दिल्ली के कनॉट प्लेस के मद्रास होटल के पीछे गाजियाबाद जाने वाली बस पर, यानी अपनी दूसरी शिफ्ट लगातार खत्म करके उस बस पर जब पॉल बुमरा सवार हुए तो वे दिन भर के काम से इतना थक चुके थे कि बस की टूटी उगड़ी सीट के चुभते हुए फ्रेम के बावजूद उन्हें नींद आ गई। जब कंडक्टर ने उन्हें जगाया तो वे बस में अकेले बचे थे और बस काफी देर से गाजियाबाद के डिपो में खड़ी हुई थी। डिपो से कविनगर कॉलोनी 3 किलोमीटर दूर थी। पॉल बुमरा हर रोज अपने साथ दफ्तर जाते हुए प्लास्टिक के एक चपटे चौकोर टिफिन बॉक्स में 4 रोटियां, आधा प्याज, अचार की एक फांक और 2 आलू के 8 टुकड़े ले जाते थे। लेकिन पहले की ही तरह आज फिर उनका लंच 3 लोगों में बट गया था और उनके हिस्से में सिर्फ 1 रोटी और आलू के 1.5 टुकड़े आए थे। तो भूखे थे और इसलिए उन्होंने तय कर रखा था कि घर पहुंचते ही पत्नी को सबसे पहले 4 रोटियां सेकने को मिलेगी। लेकिन कविनगर के अपने LIG फ्लैट तक पहुंचकर जब पॉल बुमरा ने कॉल बेल बजाई और जब घर का दरवाजा खुला तो वे गिरते गिरते बचे। उनके घर का दरवाजा उनकी पत्नी स्नेहलता सक्सेना ने नहीं, मशहूर मॉडल मेहर जैसिया ने खोला था। चमकीला बना दिया गया था, पूरे कत्थई होकर पंखे की हवा में काम करे। शरीर का सांवला रंग बदलकर हल्का हरा और आसमानी हो गया था। शेडो शरीर से मॉन्ट्रियल के प्रसिद्ध यूनिकॉर्न शैंटेली की खुशबू आ रही और उस
मॉडल ने हल्के गुलाबी और सलेटी रंग की जो लॉन्जरी पहन रखी थी, उसके मूल डिजाइन की परिकल्पना पेरिस के फैशन डिजाइनर रोम्या कार्ती ने की। पॉल गोमरा की निगाह अंदर कमरे की ओर। उनका 8 साल का बेटा मंटू, जिसकी मोच का इलाज परसों ही उन्होंने नूरानी तेल की मालिश से किया था और जिसे वो वैशाख जेठ की दोपहर जौ और चने का सत्तू खिलाया करते थे, कमरे के बीचों बीच स्टीरियो डेक पर मैडोना का कैसेट चलाकर डांस कर रहा था। पापा डोंट प्लीज। चक्कर आ गया। सोफे पे जा गिरे और दोबारा सचेत तब हुए जब पत्नी द्वारा दिए गए एक गिलास पानी को अपनी सूखी हुई हलक के नीचे गट गट उठा। उस रात जब उनकी तीनों संतानें नींद में थी और जब हिंदी कवि पॉल गोमरा अपने हॉटलाइन रंगीन टेलीविजन सेट पर स्टार चैनल द्वारा दिखाए गए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के बाद जैन टीवी पर हॉलीवुड की फिल्म किस मी गुड बाय देखते हुए हल्के हरे आसमानी शरीर की मॉडल के साथ सहवास कर रहे थे, उसी दौरान उनका विवेक जागृत हुआ था और उन्होंने 2 फैसले किए थे। ये दोनों ही फैसले उनके जीवन के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण फैसले थे और प्रतीकात्मक रूप से इन दोनों ही फैसलों का दायरा बहुत व्यापक और युगीन संदर्भों से संपृक्त था। इनमें पहले फैसले के भीतर ही उनके नाम पॉल गोमरा की व्युत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ था, क्योंकि इस फैसले से पहले तक उनका नाम पॉल गोमरा था ही नहीं। जहां तक उनके द्वारा लिए गए दूसरे फैसले का संबंध है तो वो बदलते हुए तकनीकी समाज और उत्तर आधुनिक उत्तर ऐतिहासिक यथार्थ के साथ तालमेल बिठाने और संवाद बनाने की उनकी पहली गंभीर और सुनियोजित कोशिश का हिस्सा था। पहला फैसला, नाम बदलने का फैसला। पॉल गोमरा का असल अर्थात मूल नाम राम गोपाल सक्सेना था। राम गोपाल सक्सेना। बस तकनीकी सामाजिक परिवर्तन, भूमंडलीकरण, सूचना और संचार में क्रांति, समाजवाद के पतन और समूची पृथ्वी पर फैलते बाजार के नए यथार्थ की रोशनी में उन्हें अपना नाम बहुत तकियानुस और पिछड़े दर्जे का लगने लगा था। दिल्ली आने और आईटीओ पुल के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर उस राष्ट्रीय दैनिक के दफ्तर में नौकरी ज्वाइन करने के बाद से ही उनके मन में अपने नाम को लेकर गहरा अंतर्द्वंद था। ठीक वैसा ही आपको संघर्ष जैसा मुक्ति बोध की कविताओं, औरंगुटान या ब्रह्म राक्षस में दिखाई देता है। उस रात अपने हॉटलाइन रंगीन टेलीविजन सेट पर स्टार चैनल द्वारा दिखाए गए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के बाद जैन टीवी पर हॉलीवुड की फिल्म किस मी गुड बाय देखते हुए पॉल गोमरा हॉटलाइन कंपनी के मालिक मुकेश अग्रवाल की नियति और विडंबना के बारे में सोच रहे थे, जो पहले मेरठ के किसी वैष्णव ढाबे में जूठे कपलेट धोता था और बाद में उदारीकरण और वैश्वीकरण के नए चमत्कार से साइकिल के मडगार्ड पर पीछे लगने वाली लाल रंग की डिब्बी बनाते बनाते हॉटलाइन ब्रांड का रंगीन टेलीविजन सेट बनाने लगा था और अरबपति बन गया था। बॉलीवुड की एक हीरोइन में अपने वैष्णव ढाबे से पूर्व के बचपन की लड़की को खोजने की त्रासदी में उसने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की। मुकेश अग्रवाल की त्रासदी सर गंगाराम हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी राम अवतार आर्य की 17 वर्षीय बेटी सुनीला नामक मॉडल की त्रासदी से मिलती जुलती थी, जिसे पिछले 8 महीने में 3 बार टर्मिनेशन कराना पड़ा था और 2 हफ्ते पहले आई एक खबर के मुताबिक उसे HIV पॉजिटिव पाया गया था।
या फिर घोड़े की पीठ पर पिघलकर बियर का फेन बन जाने वाली आशा मिश्रा की त्रासदी, जिसे राजधानी के पर्यटन विभाग के एक बारबेक्यू में काट काट कर तंदूर में भून डाला गया। पॉल गोमरा मनुष्य की नियति के रहस्य के इन्हीं तंतुओं की उधेड़-बुन में लगे थे कि तभी शैंटिली की खुशबू और रोम्या कार्तिये द्वारा डिजाइन की गई लॉन्जरी में लिपटी वो मॉडल उनके पास आई थी। उन्होंने उसे पचकुया रोड की मॉडर्न फर्नीचर शॉप से आधी कीमत में खरीदे गए मोटे और स्पंजी कुशन वाले सोफे में खींच लिया था। वे झाड़ा बनने से ठीक एक क्षण पहले, एक सेकंड के बाद कौंधे वाले आशा स्टिल फोटोग्राफ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे कि ठीक उसी क्षण उनकी ज्ञानात्मक संवेदना जागृत हुई थी। ये नवोदय के बोधक क्षणों में जगमगाते सूर्य की चकाचौंध रोशनी की तरह परमात्मा साक्षात्कार का क्षण था और ठीक इसी क्षण के मध्य में उन्होंने पहला फैसला लिया। विखंडनवादी पाठ पद्धति अपनाते हुए उन्होंने सिर्फ ये किया कि अपने नाम राम गोपाल के पाल को तोड़कर अलग निकाला और उसे हल्का सा डिस्टॉर्ट करते हुए पॉल बना। बाकी क्या बचा? राम गोपाल के पाल को तोड़कर अलग निकाला और उसे हल्का सा डिस्टॉर्ट करते हुए पॉल बना दिया और बाकी बचे राम को उल्टी तरफ से पढ़ दिया गोमरा। इस तरह उनका जो नया नाम निर्मित हुआ वो था पॉल गोमरा। पॉल गोमरा, पॉल गोमरा। बोध के उन जगमग क्षणों में पॉल गोमरा ने अचानक जोरों से कहा और अपनी सोई हुई पत्नी को नींद से जगा दिया, जो ना ठीक ठीक स्नेहलता सक्सेना रह गई थी, ना ठीक ठीक मेहर जैसिया। क्या है? पॉल गोमरा। बच्चे जग जाएंगे। पॉल गोमरा, ये क्या है? यह आज से मेरा नया नाम है। द ग्रेट लीजेंडरी हिंदी पोएट पॉल गोमरा। कहते हुए राम गोपाल सक्सेना ने अपनी पत्नी को मॉडर्न फर्नीचर शॉप के सेकंड हैंड मोटे और स्पंजी कुशन वाले सोफे में फिर डुबो लिया और राम गोपाल से पॉल गोमरा बनने की प्रक्रिया में जुट गए। इसके ठीक 55 मिनट बाद रात 2:10 पर पॉल गोमरा ने अपने जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला लिया, स्कूटर खरीदने का फैसला। अब से पिछले लगभग कोई 22-23 वर्षों से वे गाजियाबाद के अपने कविनगर मोहल्ले से रोजाना सुबह 7-7:30 बजे राज्य परिवहन की बस में किसी तरह धंसकर या अक्सर लटक कर तथाकथित राष्ट्रभाषा के तथाकथित राष्ट्रीय अखबार में प्रूफ रीडर कम सब एडिटर की नौकरी करने के लिए दिल्ली के ITO पुल तक पहुंचते थे। लेकिन पिछले 5-7 सालों में रोजाना की इस बस में दूध वाले, सब्जी वाले, दिल्ली गाजियाबाद के बीच रोजाना अप डाउन करने वाले बाबू कर्मचारियों, मजदूरों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि लोग बस के भीतर ही दरवाजों, छत, पायदान, पीछे की जाली और डंपर पर भी लटके रहते थे। दिनों दिन अधेड़ावस्था से बुढ़ापे की ओर खिसकते हिंदी के असफल, नगण्य और बहिष्कृत कवि पॉल गोमरा की थकान, उम्र, स्मृतियों, चिंताओं और रोगों से भरे बीमार और गरीब शरीर के लिए बस की ये यात्रा दुस्साध्य होती जा रही। भीड़ भरी बस में चढ़ना स्कूटर खरीदने के उनके इस निर्णय की पृष्ठभूमि में उनकी काल गणना का भी हाथ था, जिसे अपने जीवन से जोड़कर पॉल गोमरा डर रहे थे। गाजियाबाद से ITO तक पुल तक पहुंचने में उन्हें रोजाना 2 घंटे लगते थे। इतना ही वक्त उन्हें लौटने में भी लगता था, यानी प्रत्येक 24 में से 4 घंटे उन्हें राज्य परिवहन की उस बस में ठसाठस अजनबी मानव शरीरों के दबाव, पसीने, वायु विकार की दुस्साह गर्मी के बीच गुजारने पड़ते थे।
अगर इतवार की छुट्टी को छोड़ दिया जाए तो हफ्ते में 24 घंटे, एक पूरा दिन रात राज्य परिवहन की बस में सवार गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद की सड़क पर आते जाते रहते थे। अगर एक साल का हिसाब बनाए तो 52 दिन, एक महीना 22 दिन लगातार वे उस बस में होते थे। इस प्रकार अपनी नौकरी करने की अब तक की अवधि में वे कुल मिलाकर 3 साल और 2 महीने उस बस में गुजार चुके थे। 3 साल और 2 महीने उस बस में, 3 साल और 2 महीने उस बस में। वर्षा, शिशिर, हेमंत, वसंत, शरत और ग्रीष्म की 3 समुची संपन्न ऋतुएं उस बस में। 1144 दिन उस बस। प्रातः विहान, सुबह, दोपहर, अपराह्न, गोधूली, संध्या, शाम, रात के तमाम पहर, घड़ियां, पल, घंटे, महीने उस बस में। और अब ये सिलसिला भविष्य में भी खत्म होने वाला नहीं था। लोग बाग मारुति, एस्टीम, सिएलो, ज़ेन, सिएरा, सुमो, होंडा, कावासाकी, सुजुकी, जाने किन गाड़ी में चलने लगे थे। कहां से कहां पहुंच गए थे और पॉल गोमरा को साइकिल तक चलानी नहीं आती थी। वे समाज के आगे कबीर प्रेमचंद की तरह मशाल लेकर चलने वाले किसी अगुआ अवागार लेखक होने की बजाय समय के पीछे किसी तरह रेंगने घिसटने वाले कन खजूरे गोजरा केचुआ या गूंगा होते जा रहे थे। इस प्रकार राजधानी दिल्ली के सीमांत उपनगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की कविनगर कॉलोनी के LIG फ्लैट अर्थात निम्न आय वर्ग का 2 छोटे छोटे कमरों वाला मकान, जिसके एक कमरे को ड्राइंग रूम और दूसरे कमरे को बेडरूम कहने का प्रचलन था, नंबर A 122/4 में स्कूटर खरीदने का निर्णय उस रात 2:10 पर अब से थोड़ी देर पहले राम गोपाल सक्सेना से रूपांतरित होने वाले हिंदी कवि पॉल गोमरा द्वारा लिया गया। इस निर्णय पर तालियां नहीं बजाएंगे। लगभग 1 दिन के अंतराल के बाद पॉल गोमरा ने दफ्तर पहुंचते ही
अपने प्रोविडेंट फंड से 5,000 रुपए की राशि निकलवाई और शाम लगभग 3:40 पर वे करोल बाग के ऑथोराइज्ड बजाज चेतक डीलर्स के सामने मौजूद थे। पूरी प्रक्रिया में कोई 2 घंटे का वक्त लगा और शाम लगभग 3:40 पर वे एक नए बजाज चेतक स्कूटर के मालिक बन चुके थे 428 रुपए की बकाया मासिक किस्तों को चुकाने की शर्त के साथ। चूंकि पॉल गोंदा को स्कूटर चलाना नहीं आता था, इसलिए डिलीवरी उनके कविनगर वाले एड्रेस पर पहुंचा देने का उनका आग्रह डीलर ने सहानुभूतिपूर्वक मुस्कुराते हुए मान लिया। उस रात पॉल गोंदा ने अपने हॉटलाइन रंगीन टेलीविजन सेट पर स्वप्न जैसा विज्ञापन देखा। उन्होंने देखा बस्तर, अबूझमाड़, किरण या मयूरभंज जैसे किसी आदिवासी इलाके में अपने तीर धनुष लेकर निकले हुए आदिवासियों का एक झुंड अचानक जंगल में लोहे का एक जानवर देखता है। वे उस पर अपने जहर मुझे बाण चलाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें रोककर एक युवा आदिवासी जो दुस्साहसी और नई चीजों को बतलाने में क्या उस लोहे के जानवर के करीब पहुंचता है और उसे निश्चल पाकर छलांग लगाकर उस पर सवार हो जाता है और उसकी पीठ और पुच्छों पर कूदने लगता है। ये उस लोहे के जानवर पर उस युवा आदिवासी की जीत थी। मनुष्य के सभ्यता के इतिहास